जय माता दी दोस्तों दुर्गाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या इससे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मां आपको पूरी वीडियो देखने की क्षमता भी दे, क्योंकि कई बच्चे थक भी जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बस सर बहुत लंबी वीडियो है, नहीं देखी जाती। तो आप में वो ताकत भी दे कि आप पूरी वीडियो देखें। तो शुरू कर रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का बेसिक जो चल रहा है, उसी की आज छठी क्लास है, 6th क्लास है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सहज संयोजक बंध का विखंडन या विदलन। आराम से समझेंगे अपने क्या कि विखंडन का मतलब क्या होता है भाई? टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना। ठीक है, कि सहसंयोजक बंध का टूटना। अब टूटना बाद में सीखेंगे, पहले जुड़ना तो समझ लें। जुड़ते कैसे हैं, सहसंयोजक बंध बढ़ते कैसे हैं कि दो परमाणु, मान लो मेरे पास एक था कोई X और दूसरा भी परमाणु था X, इसके बाहर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसके बाहर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इससे जो बंध बना, इस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये जो बंध बना है ये सहसंयोजक बंध है। अब ये सहसंयोजक बंध टूटता कैसे है, ये बात हमें समझनी है। टूटता कैसे है? ये दो प्रकार से सहसंयोजक बंध टूट सकता है। वो दो प्रकार कौन से हैं दोस्तों? ये टॉपिक हम सिर्फ 5 मिनट में सीखेंगे और फिर इसका उपयोग कैसे करेंगे हम केमिस्ट्री सेकंड में हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन लेसन में जो है इनका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीजें अभी हम सीखेंगे। तो पहले टॉपिक समझ लें कि बंध का टूटना। टूटने से पहले मैंने आपको बता दिया कि बनता कैसे है। अब मैं बात बताता हूं कि टूटता कितने प्रकार से है। सहसंयोजक बंध का टूटना दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है हमारे पास समांश विखंडन या विदलन भी कहेंगे इसको, और दूसरा होता है विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन। अब बहुत सारे बच्चे ये समझ गए कि समांश शब्द का क्या मतलब है और विषमांश शब्द का क्या मतलब है। समांश का मतलब तो है समान भागों में और विषमांश का मतलब है असमान भागों में। तो पहले अपने समांश विखंडन को समझते हैं। इधर देखें कि अगर मैंने यू लिखा, जैसे मैंने लिखा Cl और दूसरा भी लिखा Cl, और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इन्होंने बंध बना रखा था। अगर ये बंध दो समान भागों में टूटे, समान भागों में कैसे टूटेगा? इसके बीच में से यूं इस तरीके से टूट जाए, समान भागों में टूटे तो इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी क्या कि एक तो Cl इधर बन जाएगा और प्लस Cl दूसरा बन जाएगा। इसके पास, इस Cl के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास रहेगा। तो इस प्रकार से अगर बंध दो समान भागों में, बराबर बराबर भागों में टूटे तो हम इसको समांश विखंडन कहते हैं। ये विखंडन इस प्रकार से भी हो सकता था, और एग्जांपल भी देख लें कि मैंने लिखा CH3 और Cl, ये एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बना हुआ था। अगर ये बंध भी दो समान भागों में टूटे, समान भागों का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल बीच में से ऐसे टूट जाए, दो पार्ट बराबर हो जाए, इधर आधा इधर भाग चला जाए, आधा इधर भाग चला जाए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास CH3 एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा Cl और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबने पहले समांश विखंडन समझ लिया कि समांश विखंडन क्या होता है कि बंध का दो समान भागों में टूटना क्या कहलाता है? समांश विखंडन कहलाता है। आपने इतना लिख लिया, आपको समझ में आ गया। परिभाषा आपको पेपर में नहीं आएगी, आपने नहीं लिखनी परिभाषा। ठीक है, समझना है कि यार बराबर टूट गया तो समांश है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एक स्पीसीज बनती है ना, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो इस पर कोई प्लस है ना इस पर कोई माइनस है, तो इस स्पीसीज को हम कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। ये भी मुक्त मूलक है, ये भी सारे मुक्त मूलक बनते हैं। इसको इंग्लिश में फ्री रेडिकल भी कहते हैं।
फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब है कि बंध के समान विखंडन का मतलब है समान भागों में टूटना, और समान भागों में टूटता है तो क्या किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो ये बात आपने एक समझ ली, ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी बात समझें कि ये बंध का समास विखंडन किन परिस्थितियों में होता है, क्या क्या कंडीशन हो जब बंध का समास विखंडन होगा। तो बंध की समास विखंडन की स्थितियां या परिस्थितियां जिनमें बंध का समास विखंडन होगा, तो इसके लिए नंबर एक तो बात है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो या तीर के ऊपर एच न्यू लिखा हो तो बंध का समास विखंडन होगा। जैसे मैं यहां पर एच न्यू लिख दूं, एच न्यू का मतलब सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज है। यूवी भी लिख सकता हूं, जैसे यूवी, तो इसका भी मतलब यही है। तो इनकी उपस्थिति में बंध का समास विखंडन होता है। दूसरा किसकी उपस्थिति ली जा सकती है? पेरोक्साइड की उपस्थिति। किसकी? पेरोक्साइड की उपस्थिति ली जा सकती है। पेरोक्साइड क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है HOO और H, ठीक है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति अगर ली जाए तो भी बंध का समास विखंडन होता है। या फिर कोई अध्रुवीय विलायक लिया जाए, अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरीके के कोई विलायक लिए जाएं तो उसकी उपस्थिति में भी बंध का समास विखंडन होता है। और तीसरी बात, अगर ताप बहुत ज्यादा कर दिया जाए, उच्च ताप पर भी बंध का समास विखंडन होता है, ठीक है। तो आप ये समास विखंडन की परिस्थितियां ये जान लें, क्योंकि अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि यार इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ा करेगी। जब मेरे को बंध समान भागों में तोड़ना हुआ करेगा तब मैं ये लिखा करूंगा, या कभी किसी अभिक्रिया में आगे तीर के ऊपर एच न्यू लिखा होगा तो मैं समझ जाया करूंगा कि यहां पर बंध का समास विखंडन हो रहा है और मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है, ये मैं समझ जाया करूंगा पहले से। चलिए अब एक स्टार डाल करके एक लाइन लिख रहा हूं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या कि जब भी बंध का समास विखंडन होगा ना, तो बंध का जब समास विखंडन होगा तो क्या होगा? तीसरी बात मैं लिख रहा हूं कि यदि किसी अभिक्रिया में बंध का समास विखंडन होगा तो वह अभिक्रिया किससे? मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होगी। मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई अभिक्रिया में बंध का समास विखंडन हो रहा होगा तो वह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होगी। वो मुक्त मूलक क्रिया विधि चाहे मुक्त मूलक योगात्मक हो सकता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो सकता है, तो लेकिन कौन सी विधि होगी? मुक्त मूलक क्रिया विधि होगी, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे, गौर करना, ये बात मैं पक्का समझाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि यार जब समास विखंडन होगा तो उस अभिक्रिया की क्रिया विधि कौन सी होगी? मुक्त मूलक क्रिया विधि होगी। तो ये बहुत ही शानदार बात समास विखंडन के बारे में, ये 3 पॉइंट आपने सीख लिए। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं विषमांश विखंडन की। विषमांश विखंडन की क्या कहानी है, इसके लिए मैं पहला पॉइंट आपको समझाता हूं। देखें क्या कि नंबर 1 पॉइंट, विषमांश विखंडन का मतलब बंध का असमान भागों में टूटना, बंध का असमान भागों में टूटना। जैसे कि मैंने यूं लिख दिया, मैं लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया Cl या कोई भी हैलोजन लिख दिया। अब ये क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बंध इस प्रकार से टूट जाए, बराबर नहीं, इस प्रकार से टूटे कि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ले जाए। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उठा करके ले जाता है, क्लोरीन ले जाता है तो क्लोरीन के पास क्या हो गया? क्लोरीन के पास एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला खुद का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका ले गया? ये कार्बन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन उठा करके ले गया तो इसके पास क्या आ जाएगा? माइनस, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या हो गया? प्लस,
ठीक है, तो इसका मतलब अब बंध समान बराबर भागों में नहीं टूटा, असमान भागों में टूट गया है। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए हैं, यहां पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर भाग हिस्से में टूट रहे थे, तो ये समांश था, ये विषमांश है। क्या समझ में आया आपको? मजा आ रहा है बात का? सीखते जाओ, बहुत शानदार चीजें हैं, अभी मैं उपयोग करके बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये केमिस्ट्री सेकंड में किस प्रकार से यूज होते हैं। चलिए, अगर दूसरी बात ऐसी भी हो सकती थी कि CH3 और इससे कोई भी समूह जुड़ा होता G, ठीक है, कोई भी समूह, ये G मैंने ऐसे लिख दिया G, ठीक है, और इस प्रकार से बंध टूटता कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेता। कौन रख लेता भाई? कार्बन रख लेता। तो क्या होता? तो अपने पास इस तरीके की बात होती कि CH3 पर तो क्या आ जाता? CH3 पर तो आ जाता माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाते, ठीक है। अब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन G का ले लिया, तो इसके बाद इसकी वजह से कार्बन पर क्या आ गया? माइनस, और G पर क्या आ गया? प्लस, ठीक है। अब ये बात आपको देखनी है कि यहां पर बंध का कैसा विखंडन हो रहा है? विषमांश विखंडन हो रहा है। अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो ना, तो ये भी देखें कि यार यहां पर कार्बन पर प्लस है, ऐसा स्पीसीज बन रही है, तो इसको हम कहते हैं कार्बो कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बो कैटायन। और ये अगर कार्बन पर माइनस आ जाए तो उसको अपने क्या कहते हैं? कार्ब एनायन। क्या कहते हैं? कार्ब एनायन। या आप हिंदी में और भी नाम है इसका, जैसे कार्बन पर अगर प्लस आ जाए तो इसको अपने कहते हैं कार्ब धनायन, और कार्बन पर माइनस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? कार्ब ऋणायन, ठीक है। तो बंध का विषमांश भागों में टूटना, अलग असमान भागों में टूटना विषमांश विखंडन कहलाता है, और विषमांश विखंडन से कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन का निर्माण होता है, ठीक है। बंध का समान भागों में टूटना समांश विखंडन कहलाता है, और इससे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। ये दोनों एक ही चीज है, इंग्लिश में फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप बात समझे नेक्स्ट कि भाई विषमांश विखंडन किन परिस्थितियों में होता है। दूसरी बात हम सीखेंगे कि इसकी क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में बंध का विषमांश विखंडन होता है। तो इसकी परिस्थितियां नंबर 1 है कि या तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति ली जाए, अम्ल या क्षार की उपस्थिति ली जाए, चाहे वो मतलब को किसी भी प्रकार का अम्ल और क्षार हो तो उसकी उपस्थिति ली जा सकती है। दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए कि यहां पर आपके पास निम्न ताप होना चाहिए, ताप कम हो तब भी बंध का विषमांश विखंडन हो जाता है, और ध्रुवीय विलायक हो, ध्रुवीय विलायक जैसे जल, तो ध्रुवीय विलायक हो जैसे जल तो भी बंध का विषमांश विखंडन होता है। तो ये जब मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दिया AlCl3, अब AlCl3 लुईस अम्ल है, अब लुईस अम्ल की उपस्थिति में इस बंध का कौन सा विखंडन हो रहा है? विषमांश विखंडन हो रहा है, और जिससे कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है। अगर मैंने तीर के ऊपर क्या ले लिया होता? एरो, यूवी ले लिया होता, या HV न्यू ले लिया होता, मतलब सूर्य का प्रकाश ले लिया होता, तो देखो बंध का समांश विखंडन, AlCl3 तो विषमांश विखंडन। तो अब हम अभिक्रियाएं जब पढ़ेंगे तब ऐसा कुछ लिखा होगा तो कैसे बंध टूटेगा, ये कुछ लिखा होगा तो बंध कैसे टूटेगा, आपको समझ में आया करेगा ना? अरे आया करेगा? यस और नो लिख डालो यार कमेंट में। अगर पसंद आ रही है बातें तो लाइक भी कर डालो वीडियो। चलिए, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात, अब वो क्या है कि भाई जिसमें बंध का विषमांश विखंडन होगा वो अभिक्रिया आयनिक क्रिया विधि से पूरी होगी, क्योंकि आयन का निर्माण हो रहा है ना, धनायन प्लस और माइनस का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी विधि से पूर्ण होगी? अभिक्रिया आयनिक क्रिया विधि से पूर्ण होगी। तो जिस अभिक्रिया में यदि बंध का विषमांश विखंडन होता है, विषमांश विखंडन होता है, तो अभिक्रिया किस क्रिया विधि से पूर्ण होगी भाई? आयनिक क्रिया विधि से पूर्ण होती है, आयनिक क्रिया विधि से पूर्ण होती है। चलिए भाई, फटाफट इन दोनों समांश और विषमांश विखंडन का ले लो स्क्रीनशॉट। अब ये टॉपिक हमने लिया सीख, और अब हम इसका करेंगे उपयोग। चलिए साफ कर दूं मैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने? ओके, चलो अब अपने बात करते हैं क्या कि इसका यूज किस प्रकार से होगा। अब अपने पास 3 चीजें बनी हैं, एक मुक्त मूलक, एक बना है आपके पास धनायन,
एक बना है कार्ब धनायन, एक बना है कार्ब ऋणायन। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये देखें, पहले मैंने बनाया मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलक कौन सा होता है? जिसमें कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, तो उसको अपने मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे मैंने बात करी CH3 मुक्त मूलक की, CH3 मुक्त मूलक की, ये मैंने CH3, CH, H और H, ठीक है, ये है। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये का मुक्त मूलक हो गया, ठीक है। इस मुक्त मूलक का पहले तो आप संकरण बताएं क्या होगा। क्या आपको संकरण पता लग गया? क्या होगा इसका संकरण? संकरण होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बंध है, लॉन पेयर नहीं है, पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं गिना जाएगा, 3 बंध बंध गिने जाएंगे। और 3 बंध होंगे तो 3 में 1 S और 2 P, sp2 संकरण होगा। इसका मतलब है इसके अंदर संकरण कौन सा होता है? मुक्त मूलक में sp2 संकरण होता है। और sp2 संकरण होता है तो ज्यामिति कौन सी होती है? त्रिकोणीय। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? त्रिकोणीय। क्या मुक्त मूलक के बारे में इतनी बात सीख ली? चलिए एक और बात सीखते हैं अपने मुक्त मूलक के बारे में, कि मुक्त मूलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कि इधर देखें कि जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित है, वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सीधे रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको 1 डिग्री मुक्त मूलक कहते हैं, 1 डिग्री मुक्त मूलक, या हम इसको प्राथमिक मुक्त मूलक भी कहते हैं, प्राथमिक या फिर 1 डिग्री मुक्त मूलक कहते हैं। और अगर जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको 2 डिग्री या द्वितीयक मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। अगर जिस कार्बन पर मुक्त मूलक उपस्थित है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, तो हम इसे 3 डिग्री मुक्त मूलक कहते हैं, या हम इसको तृतीयक मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है कि मुक्त मूलक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो गई। क्लियर? अब बात करते हैं इनकी क्रिया, इनके स्थायित्व का। इनके स्थायित्व का क्या क्रम है? क्या आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मुक्त मूलक क्या होते हैं जानेंगे क्या? अब मैं आगे कभी बताऊंगा नहीं, मैं सीधा लिखा होगा तो मैं लिख दिया करूंगा ये 3 डिग्री मुक्त मूलक बना है, ये 2 डिग्री मुक्त मूलक बना है, तो आप अपने आप समझ जाया करेंगे, ठीक है। अब ये देखना कि इनके स्थायित्व का क्या क्रम होता है। सबसे कम स्थायी होता है 1 डिग्री, उससे ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है। इधर ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ये उससे कम, और ये सबसे कम स्थायी होता है, ठीक है। तो मुक्त मूलक के बारे में आपको इतनी बात जाननी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, ये स्थायित्व का क्रम क्यों है, ऐसा क्यों आया, ये मैं आपको आगे टॉपिक सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैंने इसके कारण नहीं समझाया है, क्योंकि कारण के लिए मैंने अभी आपको टॉपिक भी नहीं सिखाया है, तो आगे सिखाऊंगा मैं, लेकिन याद रखना शुरू कर दे भाई, 1 2 3 है ये। क्लियर? चलिए ये हो गया आपके पास मुक्त मूलक। चलो भाई चलते चले, दूसरी बात आ गई है। दूसरा जो मुक्त मूलक बना है, जो मध्यवर्ती बना, इनको मध्यवर्ती कहते हैं भाई, इंटरमीडिएट, एक वर्ड और आ गया, मध्यवर्ती कहते हैं। जब बंध टूटने के बाद में जो स्पीसीज बनती है उसको मध्यवर्ती कहते हैं। अब मध्यवर्ती या तो मुक्त मूलक बनेगा, या कार्बोकैटायन बनेगा, या कार्ब ऋणायन बनेगा। तो अब अपने दूसरे को पढ़ लेते हैं, कौन सा? कार्ब धनायन। कौन सा? कार्ब धनायन, जिसको अपने कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, ठीक है। और ये लो, इस पर अगर प्लस आवेश लगा दो तो ये कार्ब धनायन हो गया। संकरण sp2 ही रहेगा, ज्यामिति त्रिकोणीय ही रहेगी, और यह भी इसी तरीके से होगा कि यहां पर प्लस लगा दो, मुक्त मूलक की जगह प्लस लगा दो, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रहेगा। स्थायित्व का क्रम 1 2 3 ही रहेगा। कारण मैं अभी आगे बताऊंगा, तो आपने ये भी सीख लिया। चलिए अब बात करते हैं कार्ब ऋणायन की, तीसरे की बात करते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलें बस, क्योंकि बहुत आसान है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो अपने पास क्या आ रहा है? कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, ठीक है, या इसको कार्ब एनायन भी कहते हैं, कार्ब एनायन। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि कार्ब ऋणायन में यहां पर माइनस होता है, और माइनस क्यों होता है? क्योंकि एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। अब अगर इसका संकरण देखें तो 3 तो बंद हो गए, एक लॉन पेयर हो गया, 4 हो गए, 4 में संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। अब sp3 संकरण हो जाएगा तो इसकी ज्यामिति
पिरामिडीय बनेगी, पिरामिडीय। वैसे तो क्या बनना चाहिए, यूं कार्बन sp3 संकरण होता तो चतुष्फलक की ज्यामिति होती है, यूं बढ़ता है चतुष्फलक। तो इसमें 3 तो हाइड्रोजन 1 2 3 जुड़ गए, एक है लॉन पेयर। अब लॉन पेयर वाले को ज्यामिति में नहीं गिनते, इसलिए ये बंद नहीं गिना जाएगा और ये लॉन पेयर सीधा ही यहां गिना जाएगा और इस पर आवेश होगा माइनस। तो ये ज्यामिति कैसी बनेगी, पिरामिडीय। कैसी ज्यामिति होती है, पिरामिडीय ज्यामिति होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि कार्बन आयन में sp3 संकरण होता है और पिरामिडीय ज्यामिति होती है और कार्बन पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा होता है। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो यही रहेंगे क्या, माइनस, जिस कार्बन पर माइनस है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, जिस पर माइनस है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और जिस पर माइनस है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। लेकिन इसके स्थायित्व का क्रम ये होता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो है कार्ब ऋणायन की। चलिए दोस्तों, ये बातें अगर आपने सीख ली तो ये आगे चल करके इतनी काम आने वाली हैं, इतनी काम आने वाली हैं कि आप पूरी लाइफ, देखो YouTube चैनल मेरा रहेगा, ठीक है, आज नहीं तो आपको कल, कल नहीं तो आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आपको जब समझ में आएगा ना कि यार उस दिन जो वो सर ने करवाया था ना वो बड़ा काम में आ रहा है, तो तब भी आप इस YouTube चैनल पर आना और कमेंट करके मुझे बताना कि सर वास्तव में उस दिन जो आपने बातें बताई थी ना बड़ी काम में आ रही है हमारे। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपको हो सकता है किसी को ना समझ में आए कि मैं क्या करवा रहा हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये कह रहा है, मेरे मन से ये निकल रहा है कि यार मैं बच्चों को बहुत बढ़िया बता रहा हूं, ऐसा बता रहा हूं कि मेरा बच्चा खुद अगर बुक खुद पढ़ेगा, उसको कोई सर नहीं पढ़ाएगा, तो भी जीओसी करने के बाद में मेरा बच्चा खुद से किताब पढ़ लेगा। वो जब पढ़ेगा तो उसको समझ में भी आएगा, याद भी होगा और वो खुद से भी आंसर बना पाएगा। ठीक है, चल शुरू करते हैं। देखो ये तीनों बातें हो गई, अब अपने एक एक चैप्टर उठाते हैं और उसमें क्या क्या यूज है इनका वो बात करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, अब चैप्टर्स के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। पहला चैप्टर कौन सा नंबर चैप्टर है, लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 का नाम क्या था, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, तो अपने पहले बात करते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में बंध किस तरीके से टूटता है भाई, हेलो एल्केन में बंध इस तरीके से टूटता है कि यूं लिया जाता है। देखो 3 तरीके के बंध आपको, 2 तरीके के बंध आपको तोड़ने को मिलेंगे। मैंने लिखा CH3, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हट करके अगर हेलोजन जुड़ जाए, हेलोजन जैसे क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, तो ये सहसंयोजक बंध है। अगर यहां पर इस सूर्य का प्रकाश लिया जाएगा तो इस बंध का होगा समांश विखंडन, और समांश विखंडन से जो है वो क्या होगा, CH3 मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ऐसे बंध का विखंडन हुआ करेगा। और अगर ये मैंने लिखा CH3 Cl और ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बना हुआ है, यहां पर मैंने उपस्थिति ले ली AlCl3 की, कोई अम्ल ले लिया, क्षार ले लिया, तो ये बंध इस तरीके से टूटेगा कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और CH3 पर आ जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब यहां पर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा और यहां पर मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनेगा। जब हम ये लेसन शुरू करेंगे तो इस चीज का जब यूज होगा तब आपको मजा आएगा कि वाह सर वो सीखा हुआ है ना वो बड़ा काम में आ रहा है। ठीक है, तो हेलो एल्केन लेसन में इस तरीके से बंध टूटेगा। चलिए अब बात करते हैं अपने हेलो एरीन की, क्योंकि हेलो एरीन भी तो इसी लेसन में ही है। हेलो एरीन, हेलो एरीन के अंदर जो बंध टूटेगा वो इस तरीके से, एक ही तरीके का आपको ध्यान रखना है। हेलो एरीन होता क्या है, हेलो एरीन होता है कि बेंजीन और उसके ऊपर कौन जुड़ जाए, हेलोजन, तो इसको हम हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, इस बंध का समांश विखंडन होता नहीं, विषमांश होता है। तो विषमांश होता है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है, X माइनस चला जाता है और बेंजीन के ऊपर यहां पर प्लस आवेश आ जाता है, क्योंकि बंध हेलोजन ले गया ना, तो इसको हम कहते हैं फेनिल धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल धनायन कहते हैं। हेलो एरीन का विषमांश विखंडन होता है AlCl3 में, तो फेनिल धनायन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब ये चीजें आपको बाद में पता लगेगा कि यार कितनी खतरनाक चीजें हैं। एक चीज और आप देख रहे हो कि जब मैं बार बार हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, ईथर, इनके जब बार बार फॉर्मूले बना रहा हूं तो आपको ये फॉर्मूले याद रहने लग जाएंगे।
ठीक है। अब आगे से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार लिखूंगा कि आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की। कौन सा? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चलिए पहले मैं बात करता हूं एल्कोहल की। एल्कोहल लेसन में क्या 11वां लेसन आ गया है अब अपना, क्या? एल्कोहल। ये लो एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? इस तरीके से होता है, गौर करना दोस्तों। ये CH3 फिर O और फिर H, मतलब ROH एल्कोहल होता है ना। अब ये एल्कोहल की दो कहानी है कि या तो इसका बंध जो है ना, या तो इसका बंध यहां ये वाला टूटे या फिर ये वाला बंध टूटे। दो तरीके से बंध टूट सकता है। पहले मैं ये वाला बंध तोड़ता हूं और इस तरीके से विषमांश बंध टूटता है इसका, और इसमें क्या बनता है कि ये बन जाता है CH3 और OH। देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 और प्लस OH। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन OH पर चले गए तो OH तो क्या हो गया, माइनस, और कार्बन पर क्या आ गया, प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये वाला बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। बहुत ही जरूरी बात, बहुत जरूरी बात यार। मेरे को ये फील हो रहा है कि अगर ये बच्चा सीख रहा है ना तो उसको जिंदगी में कभी किसी का मोहताज रहने की आवश्यकता नहीं होगी। वो कभी ये नहीं वेट करेगा कि यार मेरे को पढ़ाओ, मेरे को सर ये लेसन पूरा नहीं हुआ, ये सिलेबस नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको खुद को सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए अब बात करता हूं एक कि भाई अगर ऐसा हो जाता CH3OH, ये वाला अगर बंध टूटता, देखो दो बंध है, एक तो ये और एक ये। अगर ये टूटता है तो कार्बोकैटायन बनता है, और ये टूटता है तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो ये बन जाएगा CH3O, और O पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन इधर रख लेगा ना ऑक्सीजन, तो और बढ़ेगा H प्लस। तो ये जो बनता है जिसमें एल्कोहल में O और H के बीच का बंध टूटता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो ये जो बनता है इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से एल्कोक्साइड का निर्माण होता है जब O और H के बीच का बंध टूटता है। इसमें एल्कोहल में विषमांश विखंडन नहीं होता है, समांश विखंडन नहीं होता। तो ये बातें। अब समांश विखंडन वाला तो आप सिर्फ उसी को ध्यान रखो, कौन सा, हेलो एल्केन को ही ध्यान रखो, बाकी सब में विषमांश विखंडन नहीं होगा। हमारा एक 12th का जो जीओसी है ना, ये जीओसी किसका चल रहा है, 12th का। ये जो मैं बातें बता रहा हूं 12th की बता रहा हूं, 12th इससे अलग नहीं जाएगा, गौर कर लेना। तो आपने देखा ये बंध टूटा तो कार्बोकैटायन, ये बंध टूटा तो एल्कोक्साइड। ये शब्द के एल्कोक्साइड याद करना सब सीखें कि RO और उस पर माइनस हो तो एल्कोक्साइड कहते हैं। चलिए अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरा, इसी लेसन में दूसरा क्या है, फिनॉल। फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में इस तरीके से बंध टूटेगा। अरे वाह, बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं। पहले तो फिनॉल की बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हो तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। अब ये बंध इस तरीके से टूटे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख ले, ठीक है, तो क्या बनेगा, बेंजीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और उस पर आवेश आ जाएगा माइनस। ये जो इलेक्ट्रॉन जो रखता है, बंध जो रखता है, उस पर माइनस आता है। तो अभी ये बंध ऑक्सीजन ने रखा है तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया और H प्लस निकल गया, और इसको हम कहते हैं फेनॉक्साइड। क्या कहते हैं, फेनॉक्साइड। ये क्या बना था, एल्कोक्साइड। ये क्या बना, फेनॉक्साइड। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला बंध टूट जाता, ये वाला बंध टूट जाता तो कंडीशन इस तरीके की बनती, बेंजीन और OH बंध ये टूट जाता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाता, तो बेंजीन के ऊपर यहां पर डायरेक्ट सीधा यहां पर प्लस आ जाता और OH माइनस निकल जाता। तो इसको हम क्या कहते, फेनिलडनाइल। ये मैंने अभी हेलोएरिन में बताया था। ठीक है, तो आपको मेन जो काम में आएगा वो एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड काम में आएगा। बड़ी ही काम की चीजें हैं। एक चीज देखना, ऑक्सीजन के पास एकांक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अब ये क्या किया इसने कि ये जो ऑक्सीजन है इसने एक तो यहां पर बंध बनाने में काम में ले लिया, 1 2 3 4 5 6।
अब देखो माइनस आ गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 6 होते तो ये उदासीन होता, 7 हो गए तो इस पर माइनस आवेश आ गया, तो ये इसकी स्थिति होती है। इसकी स्थिति भी यही होती है कि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है जो यहां बंद बना रहा है, तो माइनस आ गया इस पर, ठीक है। तो ये एल्कोक्साइड है और ये फेनॉक्साइड है, ये बात आपको समझनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, बेहद जरूरी चीजें चल रही हैं, बेहद जरूरी, ठीक है। अभी किसी को नहीं पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही लेसन शुरू होगा तब आपको लगेगा यार कितनी जरूरी चीजें बताई गई थी। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, क्या कि ईथर, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और अब किसकी बात कर रहे हैं अपने, ईथर की। चलिए इसी लेसन 11वें लेसन में ही है ये, और ईथर बस इसी तरीके से यही समझ लें, ईथर की ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये तो देखें ईथर के अंदर भी यही स्थिति है कि यहां पर मैंने लगा दिया CH3। अब इसके अंदर ये दो बंध है, दोनों ये एक जैसे, चाहे ये टूट जाए ये टूट जाए, एक जैसी कहानी बनेगी। ये ईथर हो गया ना कि दो कार्बनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया तो ईथर बन गया। अब ये बंध इस तरीके से टूटेगा कि भाई इसमें से कोई बंध तोड़ दो, ये तोड़ लेते हैं अपने, तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो एक तो बन जाएगा क्या, एक तो बन जाएगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक तो बन जाएगा CH3+, और एक CH3O, और बंध के इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो CH3O-। तो एक तो बन गया हमारे पास एल्कोक्साइड, और एक बन गया हमारे पास कार्बोकैटायन। तो ये इस तरीके से इसका बंध का विखंडन होता है, ईथर का इस तरीके से विखंडन होता है। चलिए एक लास्ट बात और सिखाता हूं, इसके बाद आज की क्लास हो जाएगी पूरी, लेकिन आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए इसकी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो कल ही समझ में आ जाएगा आपको, कल परसों इन 2-3 दिनों में ये समझ में आ जाएगी कि आज वाली कितनी क्लास इंपॉर्टेंट थी। जिस बच्चे ने आज की क्लास नहीं देखी ना उसको कल की समझ में नहीं आएगी, परसों की समझ में नहीं आएगी, परसों नरसों अब की आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी जिसने आज की क्लास नहीं समझी। आज की क्लास जरूर देखना बच्चों। चलिए देखो इसके बाद अपने नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ईथर का भी हो गया, एक लास्ट एंड फाइनल, वो क्या है हमारे पास, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन लेसन जो है वो कौन सा लेसन, 12वां, ठीक है। इसके अंदर कार्बोनिल समूह का विखंडन अपने को करना है, कार्बोनिल समूह। तो ये बहुत ही आसान है, ये तो इस तरीके से है कि आपके पास C+O और ये, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये कार्बोनिल समूह हो गया, आपने बहुत बार बनाया है पहले कि C के साथ डबल बॉन्ड O हो और दो संयोजकताएं खाली, तो ये कार्बोनिल समूह होता है। इससे आगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे बढ़ते होते हैं, लेकिन अपने को तो इतना ही चाहिए एक बार। अब क्या होता है, इस बंध का विखंडन, दो बंध है यहां पर, एक सिग्मा और एक पाई। टूटेगा कौन सा, पाई। और कैसे टूटेगा, विषमांश विखंडन होगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर पहले से हैं, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन जब इस पर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा क्या कि अपने पास हो जाएगा C 2 बंध खाली, फिर O। अब इस O पर क्या हो गया कि पहले तो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे और एक बंध के 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी आगे। तो अब ये हो गया ऑक्सीजन, इस पर हो गए 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इस पर आवेश कौन सा आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पर कौन सा आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इस कार्बोनिल समूह में इस प्रकार से विखंडन होता है, एक ही यौगिक में प्लस और माइनस दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा कार्बोनिल समूह में बंध का वियोजन। तो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया कि बंध का विखंडन किस प्रकार से होता है, समांश और विषमांश, और पूरे सिलेबस में एमीन में कोई विखंडन नहीं होगा, एमीन की बात अलग से चलेगी, ठीक है। इन्हीं क्या बात समझना है आपने को, एमीन का नहीं समझना ये टॉपिक। चलिए तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से किस लेसन में कौन सा विखंडन होगा, क्या बनेगा। आपको कार्बोकैटायन ध्यान, मुक्त मूलक ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब आगे की क्लासेस आपके लिए हो जाएंगी आसान, लेकिन आज की क्लास जिसने नहीं देखी वो आगे की क्लासेस उसको समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड लक, पढ़ते रहो, जय माता दी, बाय।